भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, लेकिन सच कहूं तो अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि यह पद अचानक सुर्खियों में आ गया। तो चलिए इस अप्रत्याशित चुनाव के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सवाल से। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? उनके इस एक कदम ने एक ऐसे चुनाव की नींव रख दी जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, उनके इस्तीफे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। सरकार का तो आधिकारिक तौर पर कहना था कि उन्होंने सेहत की वजह से इस्तीफा दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने दावा किया कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था। और इस पूरे रहस्य को और गहरा कर दिया खुद पूर्व उपराष्ट्रपति के एक बयान ने। शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में छपे एक एडिटोरियल के मुताबिक उन्होंने कहा था, इस्तीफा देते वक्त मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार था। बस इस एक लाइन ने अटकलों को और हवा दे दी। तो सवाल यह है कि जब देश का इतना बड़ा पद खाली हो जाता है तो फिर होता क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्या कहता है। देखिए, संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति की जो सबसे मुख्य भूमिका है वो है पदेन सभापति की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा वो अपने आप ही संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का सभापति या चेयरमैन बन जाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये पूरी प्रक्रिया, ये सारे नियम कायदे कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान में ही लिखे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा खाका तैयार करता है। तो उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है? इसके लिए संविधान में कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 साल हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यह एक बात समझना जरूरी है कि इस्तीफा देना और पद से हटाया जाना ये दो अलग अलग बातें हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पास होता है और फिर उस प्रस्ताव पर लोकसभा साधारण बहुमत से अपनी सहमति देती है। तो चलिए अब वापस आते हैं हाल ही में हुए इस अचानक चुनाव पर। देखते हैं कि इस चुनावी रेस में कौन कौन शामिल था और सारा चुनावी गणित क्या कह रहा था। इस चुनाव में मैदान में दो मुख्य उम्मीदवार थे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की तरफ से थे सीपी राधाकृष्णन, जो एक काफी अनुभवी राजनेता और पूर्व राज्यपाल हैं, और उनके सामने इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सम्मानित पूर्व जज रह चुके हैं। तो चुनावी गणित क्या था? देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं और यहां पर ये आंकड़े सारी कहानी बता देते हैं। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर करीब 54% वोट थे, जबकि इंडिया गठबंधन के पास लगभग 40%। और जब नतीजे आए तो उन्होंने एनडीए की बढ़त पर मुहर लगा दी। सीपी राधाकृष्णन को 60% से ज्यादा वोट मिले, यानी कुल 452 वोट। वही बी सुदर्शन रेड्डी को लगभग 40% वोट मिले, मतलब 300 वोट। तो जीत का अंतर बिल्कुल साफ था। लेकिन यहां सबसे जरूरी और दिलचस्प बात यह रही कि नतीजों में एक राजनीतिक मोड़ देखने को मिला। एनडीए की जीत का जो अंतर था वो उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष के कम से कम 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी ये चुनाव जीतता है उसे असल में काम क्या करना होता है और इस पद के साथ क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात सैलरी की। ये काफी दिलचस्प है कि उपराष्ट्रपति को इस पद के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती है। उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। वेतन के अलावा इस पद के साथ और भी कई सुविधाएं जुड़ी हैं, जैसे एक मुफ्त सरकारी बंगला, पूरी मेडिकल देखभाल, ट्रेन और हवाई यात्रा की सुविधा, पर्सनल सिक्योरिटी और अपना स्टाफ। और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें हर महीने करीब 2 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। वैसे इस पद का एक शानदार इतिहास भी रहा है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी ने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम करते हुए 2 पूरे कार्यकाल किए। और अब इस लिस्ट में जगदीप धनखड़ का भी नाम है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो अब
मिलते हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति से, जो अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हो चुके हैं। ये हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। वे इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। साथ ही कोयंबटूर से 2 बार सांसद भी चुने गए थे। वे तमिलनाडु के एक काफी अनुभवी राजनेता माने जाते हैं। तो आखिर ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक लाइन उपराष्ट्रपति की भूमिका का पूरा सार बता देती है। उपराष्ट्रपति कितने प्रभावी होंगे ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि वो संसदीय प्रक्रिया के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में काम कर पाते हैं या नहीं। और ये भूमिका इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, एक ऐसा सदन जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकार की लाइन में भी सबसे पहले आते हैं। मतलब इस पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता देश की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में कोई भी संवैधानिक पद राजनीति से ऊपर कैसे रह सकता है? यही वो चुनौती है जो हमारी शुरुआती कहानी के रहस्य के पीछे भी छिपी है और हमें इन संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।